यूपीए में कांग्रेस के बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी डीएमके ने खुदरा कारोबार में एफडीआई पर पत्ते नहीं खोले हैं। डीएमके सरबराह करुणानिधि ने कहा है कि इस पर सस्पेंस रहने दिया जाए। तमिल फिल्मों से जुड़े रहे करुणानिधि ने कहा है कि सस्पेंस वाली फिल्में अच्छा परफॉर्मेंस करती हैं। हालांकि उन्होंने ये साफ कहा है कि उनकी पार्टी छोटे कारोबारियों और काश्तकारों के मफाद का ख्याल रखेगी। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि उनका रुख एफडीआई की मुखालफत का है। उनकी पार्टी के सीनियर लीडर टीआर बालू वजीर आजम से मिलकर इस मसले पर पार्टी की राय बताएंगे। डीएमके में इस बात की तरकीब निकालने पर जोर दिया जा रहा है कि ऐवान में इस मसले पर वोटिंग की नौबत न आए। जराए का कहना है कि अगर वोटिंग की नौबत आई तो डीएमके मेंबरान ऐवान से वॉकआउट कर सकते हैं। बीजेपी ने इशारा दिया है कि ऐवान के सरमाई इजलास में उनका रुख टकराव वाला होगा। पार्टी के अहम तर्जुमान और जनरल सेक्रेटरी रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि बीजेपी खुदरा कारोबार में एफडीआई के फैसले की पूरी तरह से मुखालफत करेगी। उन्होंने ये भी कहा है कि एनडीए की हलीफ जमातों के साथ मुश्तरका हिकमत अमली बनेगी और एफडीआई की मुखालफत करने वाली दूसरी पार्टियों के साथ भी तालमेल किया जाएगा। ज़ेरे गौर की लेफ्ट और ममता बनर्जी दोनों ने एफडीआई की मुखालफत का ऐलान किया है। हुकूमत की हिमायती जमात डीएमके ने भी मुखालफत का इशारा दिया है। वहीं रविशंकर प्रसाद ने पार्टी सदर नितिन गडकरी का दिफा करते हुए कहा है कि उनकी कंपनी पूर्ति ग्रुप की तिजारत में किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं है। मरकजी वजीर खजाना पी चिदम्बरम की फोटो खींच रहे एक शख्स को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। दरअसल चिदम्बरम मंगल के रोज चेन्नई से आ रहे थे। इसी दौरान चेन्नई एयरपोर्ट पर आमिर नाम का एक शख्स उनकी तस्वीरें खींचता हुआ पकड़ा गया। पकड़े जाने पर उसने कोई इत्मीनान बख्श जवाब नहीं दिया, जिसके बाद उसे आगे पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया गया। सीआईएसएफ जराये का कहना है कि आमिर नाम के इस शख्स को 1 महीने पहले भी मंसूर नाम के एक दूसरे शख्स के साथ पकड़ा गया था और पूछताछ हुई थी। उस वक्त ये दोनों दिल्ली आ रहे ड्रीमलाइनर जहाज में सवार थे और जहाज के टेक ऑफ होने से ठीक पहले उतर गए थे। उस वक्त भी पूछताछ में दोनों अलग अलग जवाब दे रहे थे। हिरासत में लिए गए आमिर के पास दिल्ली से आगे दुबई जाने की टिकट थी। पाकिस्तान सदर आसिफ अली जरदारी ने नीतीश कुमार और बिहार के तरक्की मॉडल की जमकर तारीफ की। उन्होंने सामाजिक तरक्की, खासकर तालीम, सेहत और तबकाती तरक्की के लिए नीतीश की तारीफ की है। जरदारी ने बिहार की खुशहाल सकाफती विरासत की भी खूब तारीफ की। नीतीश कुमार के एजाज में दिए गए इशाइये में पाकिस्तान सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि उनका मुल्क हिंदुस्तान के साथ अमन और भाईचारे का रिश्ता कायम रखना चाहता है। नीतीश कुमार ने इशाइये और एजाज के लिए सदर जरदारी का शुक्रिया अदा करते हुए कहा है कि हिंदुस्तान के लोग भी पाकिस्तान के साथ दोस्ती और अमन का रिश्ता रखना चाहते हैं। ज़ेरे गौर है कि बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार गुज़िश्ता जुमा से एक हफ्ते के पाकिस्तान दौरे पर हैं। संघ से जुड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट एस गुरुमूर्ति किस किस के दबाव में हैं? बीजेपी और आरएसएस के लीडरान इस सवाल का जवाब खोजने में लगे हैं। जिस दिन नितिन गडकरी के खिलाफ राम जेठमलानी ने महाज खोल उनके इस्तीफे का मुतालबा किया, उस दिन गुरुमूर्ति बीजेपी के हर बड़े लीडर के घर गए और उन्हें समझाया कि गडकरी के कारोबार में कोई झोल नहीं है। उन्होंने गडकरी को क्लीन चिट देने वाला प्रेजेंटेशन बीजेपी लीडरान को दिया। यहाँ तक कि वो राम जेठमलानी को समझाने भी गए और कुछ हद तक कामयाब भी रहे। तब इस काम में उन्हें आरएसएस ने लगाया था। लेकिन दिवाली के दिन अचानक उन्होंने कई ट्वीट किए और एक ट्वीट में यह भी लिखा कि उन्होंने गडकरी को क्लीन चिट नहीं दी थी। हालांकि बाद में उन्होंने फिर ट्वीट किया और लिखा कि उन्होंने क्लीन चिट दी थी। जब दूसरी ट्वीट आई तो पहले के कई ट्वीट मिटा दिए गए। गुरुमूर्ति का कहना है कि उन्होंने अपना कोई ट्वीट डिलीट नहीं किया है, बल्कि मीडिया के लोगों की गलत खबरों वाले ट्वीट डिलीट किए हैं। अगर क्लीन चिट की बात छोड़ दें तब भी ये सही है कि उन्होंने कहा है कि किसी भी पार्टी के सदर को तिजारत में नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे तनाजा होता है। खासतौर पर उन्होंने ये भी कहा है कि गडकरी पार्टी के सदर का ओहदा चुन लें या अपनी सोशल एंटरप्राइज से जुड़े काम करें। सवाल है कि गुरुमूर्ति ने ये काम किसके दबाव में किया? बीजेपी के कई बड़े लीडरान बता रहे हैं कि एक जमाने में गुरुमूर्ति पार्टी के सबसे सीनियर लीडर लाल कृष्ण आडवाणी के खास सलाहकार रहे हैं, लेकिन बाद में वो उनसे अलग हो गए थे। इन दिनों आडवाणी ने गडकरी के खिलाफ महाज खोला है। तो क्या आडवाणी ने गुरुमूर्ति को गडकरी मामले में गैर जानिबदार होने के लिए तैयार किया है, या गुरुमूर्ति बीजेपी के मुस्तकबिल के लीडर के दबाव में आए हैं? हुकूमत में शामिल और हिज़्ब इख्तिलाफ की सभी पार्टियां ऐवान के सरमाई इजलास का इंतजार कर रही है। अपोजिशन जमातों का कहना है कि वुज़राए आला के दम पर दिल्ली में रैली करके ताकत दिखाना काफी नहीं है। हुकूमत का असली इम्तिहान ऐवान में होगा। सीपीएम ने ऐलान किया है कि वो खुदरा कारोबार में एफडीआई को मंजूरी देने के फैसले के खिलाफ तजवीज लाएगी और उस पर वोटिंग का मुतालबा करेगी, यानी कि अदम एतमाद आए बिना जुलाई 2008 जैसे हालात पैदा हो रहे हैं। सीपीएम का यह ऐलान कई पार्टियों को उलझाने वाला है। मुलायम सिंह और उनके बेटे अखिलेश ने वजीर आजम के साथ खाना खाया है, लेकिन एफडीआई के मसले पर अपनी मुखालफत से पीछे हटना उनके लिए आसान नहीं होगा। इसका वोट पर जो असर होगा
वो अलग है। उससे ज्यादा असर थर्ड फ्रंट की रहबरी करना और वजीर आजम के ओहदे का दावेदार बनने की मुलायम की ख्वाहिश पर होगा। उन्हें पता है कि थर्ड फ्रंट की सारी पार्टियां एफडीआई की मुखालफत करेगी। दूसरी जानिब सीपीएम को दोहरा फायदा है। उसे केरल में कांग्रेस को एक्सपोज करना है। रामलीला मैदान की रैली में केरल का कोई लीडर नहीं आया था। वहां कांग्रेस एफडीआई की मुखालफत कर रही है। अगर वोटिंग की नौबत आई तो केरल से कांग्रेस और हामी पार्टियों के 19 रुकने पार्लियामेंट को हुकूमत का साथ देना होगा, जिसका फायदा केरल में सीपीएम को होगा। अपोजिशन जमातों को अंदाजा है कि सिर्फ एनसीपी ही कांग्रेस का साथ देगी। डीएमके ने कोई भी वादा करने से इनकार कर दिया है और मायावती ने भी वजीर आजम के साथ जोहराने के बाद गोलमोल बात कही थी। ज्यादातर पार्टियां या तो इसकी मुखालफत करेगी या ऐवान से वॉकआउट करेगी। अगर ऐवान में हुकूमत को अक्सरियत से कम वोट मिले तो ये शर्मिंदगी उसके लिए भारी पड़ेगी। गांधीवादी समाज सेवी अन्ना हजारे और उनके शागिर्द अरविंद केजरीवाल एक जैसे तनाजे में उलझे हैं। अन्ना हजारे ने दिल्ली के सर्वोदय एनक्लेव में अपना ऑफिस लिया है। बताया जा रहा है कि ये ऑफिस कांग्रेस पार्टी के एक लीडर का है, इसीलिए कई सामाजिक कारकुनान ने इस पर सवाल खड़े कर दिए हैं। लोग इसके पीछे कहानी खोजने लगे हैं। हालांकि किरण बेदी और दूसरे लोगों ने सफाई देते हुए कहा है कि किराए पर किसी का भी घर लिया जा सकता है, लेकिन बाद में कुछ लोगों ने इसके महंगे किराए का सवाल उठाया। अन्ना पहले कौशाम्बी में ही ऑफिस बनाने जा रहे थे, जहां केजरीवाल का दफ्तर है। वो एक अलग कहानी है कि वो वहां क्यों नहीं गए। बहरहाल दूसरी जानिब उनके शागिर्द अरविंद केजरीवाल इस तनाजे में फंसे हैं कि नागपुर में इंडिया अगेंस्ट करप्शन की रहबरी कर रहे अजय सांधी संघ से जुड़े हैं। सांधी इस बात को कबूल भी करते हैं। उनका कहना है कि अरविंद केजरीवाल को इस बारे में पता है, यानी कि उधर अन्ना कांग्रेस लीडर का दफ्तर लेकर फंसे हैं तो केजरीवाल संघ के कारकुन को नागपुर की कमान सौंपकर अजय सांधी संघ के प्रोग्राम में हिस्सा लेते हैं और बीजेपी रुकने पार्लियामेंट अजय संचेती के साथ आरएसएस के एक प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाली उनकी तस्वीरें भी मीडिया में आई है। हालांकि उनका कहना है कि आरएसएस के मेंबर नहीं बने हैं और कभी कोई फॉर्म नहीं भरा है, लेकिन संघ के कारकुन हैं। केजरीवाल और अन्ना दोनों की टीम के मेंबरान का कहना है कि संघ की तरफ से खुद ही कहा गया है कि उनके कारकुनान किसी भी पार्टी में शामिल हो सकते हैं, सिर्फ बीजेपी ही उनकी पार्टी नहीं है। इसीलिए अगर सांधी 26 नवंबर के बाद केजरीवाल की पार्टी की मेंबरशिप लेते हैं तो कोई गलत नहीं है। सिर्फ एक मुश्किल होगी कि दिग्विजय सिंह को यह कहने का पुख्ता सबूत मिलेगा कि केजरीवाल बीजेपी की बी टीम है। बिहार में जनता दल यू के कई रुकने पार्लियामेंट और लीडरान मायूस हैं। दिवाली के दिन पाकिस्तान से खबर आई कि सदर आसिफ अली जरदारी ने प्रोटोकॉल तोड़कर नीतीश कुमार के लिए इशाया दिया तो जेडीयू लीडरान की मायूसी और बढ़ गई। दरअसल जब से नीतीश का पाकिस्तान जाने का प्रोग्राम बना था तब से उनकी हुकूमत के कई वुज़रा और उनकी पार्टी के कई रुकने पार्लियामेंट तैयारी में थे, लेकिन नीतीश अपने साथ सिर्फ 2 खातून वुज़रा को ही ले गए। उन्होंने बीजेपी की सुखदा पांडे और अपनी पार्टी की रेणु कुशवाहा को चुना। रुकने पार्लियामेंट में एनके सिंह को मौका मिलने से भी पार्टी के कई पुराने लीडरान भन्नाए हुए हैं। दरअसल कई रुकने पार्लियामेंट को लग रहा था कि पाकिस्तान जाने और जिन्ना की मजार व मीनारे पाकिस्तान घुमाने के बाद अगले इंतखाबात में उन्हें फायदा हो सकता है। अगले इंतखाबात में कांग्रेस आरजेडी की हिमायत में मुस्लिमों को देख परेशान जेडीयू रुकने पार्लियामेंट पाकिस्तान दौरे को काफी अहम मान रहे थे, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिला। गौरतलब है कि पाकिस्तान से लौटने के बाद कई महीनों तक लालू प्रसाद लोगों को वहां के किस्से सुनाते रहे थे। बीजेपी लीडरान ने कल्याण सिंह से वैसी ही उम्मीदें जोड़ी है जैसी गुज़िश्ता इंतखाबात में उन्होंने उमा भारती और बाबू सिंह कुशवाहा से जोड़ी थी। लोध और कुशवाहा लीडरान के सहारे बीजेपी को लग रहा था कि गैर यादव ओबीसी का सेंट्रलाइजेशन होगा, लेकिन हुआ इससे उल्टा। ओबीसी की सियासत में बीजेपी का पुराना वोट बैंक खिसक गया और उसकी सीटें कम हो गई। अब आम इंतखाबात से पहले बीजेपी को लग रहा है कि कल्याण सिंह के आ जाने से गैर यादव ओबीसी में पार्टी मजबूत होगी। कल्याण के नाम से हिंदुत्व का वोट मिलेगा और गैर यादव ओबीसी वोट मिलेंगे, लेकिन पार्टी के रियासत के लीडरान इस आइडिया से बुरी तरह से परेशान हैं। उमा भारती से लेकर विनय कटियार और ओम प्रकाश सिंह तक कोई भी लीडर इस बात की हिमायत में नहीं है। उनका मानना है कि सपा में जाकर कल्याण सिंह ने बीजेपी को गालियां दी थी, उसके बाद हिंदुत्व का वोट उनके नाम से क्यों आएगा। दूसरा सवाल ये भी है कि अगर गैर यादव ओबीसी वोट उनके साथ होता तो वो अपने बेटे को इंतखाबात में क्यों नहीं जिता सके। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच बेहतर रिश्तों के लिए सफारती कोशिशें हुई है। वजीर आजम मनमोहन सिंह खुद पाकिस्तान जाने वाले थे। नवंबर में उनके पाकिस्तान दौरे पर जाने की खबरें आई थी, लेकिन बताया जा रहा है कि इसमें कुछ तरमीम हुई है और अगले साल की शुरुआत में वो पाकिस्तान जा सकते हैं। उससे पहले हिंदो पाक के माबैन क्रिकेट मैच कराने की सफारती पहल हुई है। ध्यान रहे कि मुंबई पर हुए दहशतगर्दाना हमले के बाद दोनों मुल्कों के रिश्तों में जो बर्फ जमी थी उसे भी क्रिकेट के जरिए ही थोड़ा सा पिघलाया गया था।
वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल मैच मोहाली में हिंदो पाक के बीच हुआ और इसी बहाने पाकिस्तान के तब के वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी और हिंदुस्तान वजीर आजम मनमोहन सिंह की मुलाकात मोहाली में हुई थी। उसके बाद जियारत के लिए हिंदुस्तान आए पाकिस्तान सदर आसिफ अली जरदारी और उनके बेटे बिलावल भुट्टो ने भी वजीर आजम के साथ जोहराना लिया। यूपीए हुकूमत के मैनेजर क्रिकेट की डिप्लोमेसी को बेहद अहम मान रहे हैं। वैसे सियासी फायदा भी है, खासकर शिवसेना की मुखालफत के बाद सियासी मफाद की उम्मीद बढ़ गई है, लेकिन उससे ज्यादा हुकूमत मैनेजर बने लीडरान और नौकरशाह मान रहे हैं कि हिंदो पाक के बीच 2 फरीकी सीरीज से वजीर आजम मनमोहन सिंह के पाकिस्तान दौरे की जमीन तैयार होगी और पाकिस्तान में दोनों मुल्कों के रहबरों की बातचीत से रिश्तों को सुधारने वाली गाड़ी आगे बढ़ेगी। वजीर आजम के कुछ करीबी तो चौंकाने वाले नताइज की उम्मीद में हैं, लेकिन क्या सचमुच ऐसा हो सकता है? मुस्तकिल रिश्तों का सुधारना तो बहुत बड़ी बात होती है, उसकी शुरुआत करने के लिए भी पाकिस्तान को जो मामूली पहल करनी है वो नहीं करता है। हिंदुस्तान वजीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे ने कहा है कि मुंबई के सिलसिलेवार हमले का मुलजिम दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में है, लेकिन पाकिस्तान हुकूमत उसे गिरफ्तार नहीं करती है। हिंदुस्तान ने कई बार मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के खिलाफ भी सबूत दिए, लेकिन पाकिस्तान ने कोई कार्रवाई नहीं की। इस हमले के 4 साल बाद तक हिंदुस्तान अभी सईद की आवाज का नमूना नहीं मांग रहा है। फिर पाकिस्तान बड़ी पहल कैसे कर सकता है? वो कश्मीर के हुर्रियत लीडरान को बातचीत के लिए अपने यहाँ बुला रहा है और अपने कब्जे वाले कश्मीर से दरअंदाजी करा रहा है। ऐसे में क्या हिंदुस्तान के आला रहबरान पाकिस्तानी हुक्मरानों को किसी बड़ी पहल के लिए तैयार कर सकते हैं? गुज़िश्ता दिनों खबर आई थी कि लाहौर में शहीद आजम भगत सिंह के नाम से एक चौराहा होगा। भगत सिंह लाहौर में पले बड़े थे और वहीं उन्होंने लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए ब्रिटिश अफसर सैंडर्स का कत्ल किया था, लेकिन इस पहल की इतनी मुखालफत हुई कि आखिरकार पाकिस्तान हुकूमत को अपना इरादा बदलना पड़ा। जब पाकिस्तानी अवाम में ही हिंदुस्तानी मुखालिफ सोच इतनी गहराई तक बैठी हुई है, फिर कैसे उम्मीद की जा सकती है कि वो बदल जाएगा? इस अवाम को खुश करने के लिए ही तो पाकिस्तानी हुक्मरान हिंदुस्तान की मुखालफत करते हैं। जब उसकी बनावट ऐसी है और एक मुल्क के तौर पर उसकी नींव ही हिंदुस्तान की मुखालफत पर पड़ी है, तो फिर हिंदुस्तान वजीर आजम रातों रात उसमें बदलाव की उम्मीद कैसे कर रहे हैं? हालांकि इसका यह मतलब नहीं है कि हिंदुस्तान हुकूमत दोस्ती का हाथ न बढ़ाए और रिश्तों को सुधारने की पहल न करे। ये पहल होनी चाहिए, लेकिन ये ध्यान रखकर कि इससे कुछ हासिल नहीं होना है। हमें इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि हमारी तैयारियों में कोई कमी न आए। हमें ये उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए कि तालिबानी रंग में रंगी पाकिस्तानी फौज, खुफिया एजेंसियां, हुकूमत और अवाम किसी मुस्बत पहल को कामयाब होने देंगे।